गणपतये नमः। ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र है। हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं और फिर उसको पेट में पचाते हैं, फिर उसके बाद उसका उपयोग हम करते हैं और फिर जो भोजन हमारे पेट में नहीं पचता है, बिना पचा हुआ जो भोजन रहता है, उसे मल के रूप में हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा जानने का प्रयास किया है कि आखिर जो भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है उसका होता क्या है, वह कैसे पचता है और उसका फिर हम कैसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। भोजन जो होता है वह एक सतत नली से गुजरता है, मुख गुहिका से शुरू होकर हमारे मलाशय तक जाती है। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र का चित्र है। इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ये हमारी मुख गुहिका के अंदर जीवा होती है, फिर हमारी ग्रसिका आती है और ग्रसिका के बाद आमाशय, यहाँ पे यकृत होता है, पित्ताशय होता है, पित्त की नली होती है और ये हमारा अग्नाशय हो गया, ये हमारा वृत्तांत हो गया, ये क्षुद्रांत हो गया और ये परिशेषिका हो गई, ये हमारा मलाशय हो गया और ये गुदा हो गई। यानी हम के अपने भोजन जो पाचन तंत्र है उसको कई भागों में बांट सकते हैं। इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा मुख गुहिका, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा इस नलिका को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत और बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत और मलद्वार। भी भाग मिलके हमारी आहार नलिका का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन इन प्रमुख भागों से गुजरते हैं तो भोजन में उपस्थित विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आइए हम जानते हैं कि आहार नाल के इन विभिन्न भागों में भोजन का आखिर होता क्या है। जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ता है वैसे वैसे भोजन में मौजूद विभिन्न घटकों का पाचन क्रमिक रूप से होता है। तो आखिर ये मुख गुहिका से लेके और बृहदांत तक कैसे भोजन का पाचन होता है, आइए उसको हम क्रमिक रूप से समझते हैं। ये हमारे आहार नाल का एक प्रमुख हिस्सा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण हम मुख के द्वारा या मुख गुहिका के द्वारा करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और उसे यांत्रिक विधि से दांतों में पीस डालते हैं। हमारे मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला कृतंक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। तो इन सभी दांतों का अलग अलग कार्य होता है और इनके जो प्रकार हैं वो भी अलग अलग शेप में भी ये होते हैं। जो हमारा कृतंत दांत है इसे हम दंसन दांत भी कहते हैं, अर्थात इससे हम किसी भी चीज को कुतर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा रत्नक दांत होता है, चीरने या फाड़ने वाला दांत कहते हैं। फिर हमारा अग्र चवर्णक दांत होता है, इसे हम चबाने वाला दांत कहते हैं। और एक सबसे अंतिम में जो हमारा होता है इसे हम दाढ़ भी बोलते हैं। इससे हम भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के पीसने का कार्य करते हैं, अर्थात हमारे मुख के अंदर औजार की भांति यानी भोजन को चबाने का, पीसने का, काटने का कार्य करते हैं। होते हैं ये
दो प्रकार से होते हैं। इसे हम दूध के दांत कहते हैं और फिर वह दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं और 8 वर्ष की आयु के पश्चात वो दूध वाले दांत गिर जाते हैं और फिर जो नए दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये दांत स्थायी रूप से जो दांत होते हैं वो जीवन भर रहते हैं, किंतु यह वृद्धावस्था आते आते धीरे धीरे गिरने भी लग जाते हैं। हमारी मुख गुहिका के अंदर लाला ग्रंथि भी पाई जाती है। इस लाला ग्रंथि से लाला रस स्त्रावित होता है और लाला ग्रंथि से जो लाला रस निकलता है वह चावल में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके पश्चात हमारी मुख गुहिका में एक और अंग होता है जिसे हम कहते हैं जीभ। मुख गुहिका के अंदर लाला ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाए जाते हैं और जीभ होती है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर हमारी मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और यह किसी भी दिशा में हमारे मुख में मुड़ सकता है। क्या आप जीभ के कार्य जानते हैं? जीभ का उपयोग हम बोलने के लिए करते हैं। आप कभी अपनी जीभ को पकड़ के बोलने का प्रयास करिए तो क्या आप पूरे वाक्य या कोई भी शब्द स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे? कभी नहीं। इसके लिए अर्थात बोलने के लिए हमें जीभ का उपयोग जरूरी होता है। दूसरी बात कि जीभ से ही हम जो भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं मुख गुहिका में, तो जीभ के द्वारा ही हम भोजन को इधर से उधर करके उसको चबाते हैं। जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं तो उसमें जो हमारी लाला ग्रंथियों से जो रस स्त्रावित होता है उसको भोजन में मिलाने का कार्य जीभ करती है और इस जीभ से हम भोजन को निगलने का भी कार्य करते हैं और इस जीभ के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव भी करते हैं। इस जीभ में हमारी बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती हैं। अर्थात जीभ हमें विभिन्न प्रकार के जो हम भोजन करते हैं, व्यंजन करते हैं या फुल्की खाते हैं, चाट खाते हैं, उनका स्वाद का अनुभव हमें जीभ के द्वारा ही होता है। हम भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका में करते हैं तो तभी से भोजन का पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीभ में उपस्थित लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है जो हमारे चावल में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। जीभ उस लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है और ये जो दांत होते हैं 4 प्रकार के, ये भोजन को चबाने, कूटने, पीसने का कार्य इन दांतों के द्वारा होता है और इस जीभ के द्वारा हम स्वाद भी लेते हैं। अर्थात हमारी मुख गुहिका से ही भोजन के पचाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आइए हम अगले अंग की ओर चलते हैं। पाचन तंत्र का अगला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रसिका। मुख में भोजन जब हम अंतर्ग्रहण करने के बाद मुख गुहिका से आगे बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ग्रसिका। ये ग्रसिका हमारी मुख गुहिका से शुरू होती है। मुख गुहिका से लसलसा होकर, यानी जब भोजन में लाभ मिल जाता है, जीभ के द्वारा उसे पीछे की ओर जब निगला जाता है तो फिर वह ग्रसिका से होता हुआ हम आगे की ओर बढ़ता है। हमारी ग्रसिका है और ग्रसिका में ये भोजन है और ये ग्रसिका से भोजन होता हुआ हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। गले और वक्ष स्थल से होती हुई नीचे की ओर जाती है। ग्रसिका में जो ग्रसिका होती है उसमें संकुचन क्रिया होती है और संकुचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन जो है नीचे की ओर खिसकता जाता है। अर्थात वास्तविकता यह है कि पूरी आहार नाल में ही संकुचन क्रिया होती रहती है और भोजन हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। संकुचन की गति भोजन को नीचे की ओर धकेलने का कार्य करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भोजन हम करते हैं तो उसको हमारा जो अमाशय है
वह स्वीकार नहीं करता है, तो उसके फलस्वरूप हमें उल्टी हो जाती है। यानी यह उल्टी की प्रक्रिया कब होती है कि जब हमारा भोजन यहाँ ग्रसिका से यहाँ तक आया और आमाशय ने उसको स्वीकार नहीं किया उस भोजन को, तो वह पुनः से पलट जाता है, बाहर की ओर आ जाता है, और इस क्रिया को हम वमन या उल्टी कहते हैं। आमाशय हमारी एक थैलीनुमा संरचना होती है जो यू आकार की होती है। आमाशय एक थैलीनुमा यू आकार की आकृति वाली मोटी भित्ति वाली एक संरचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर से ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर यह जाके क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर, ये जो स्तर है, यह श्लेष्मल का बना होता है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रक्त स्त्रावित करता है। आमाशय में यहाँ श्लेष्मल होता है, वह आमाशय की आंतरिक जो स्तर होती है उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। HCl अम्ल निकलता है, वह भोजन में, मान लीजिए कभी भोजन में कोई रोगाणु या कीटाणु आ गए तो उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। अम्लीय माध्यम हो जाता है, इसकी वजह से पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो पाचक रस होता है वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से आमाशय में भोजन ग्रसिका के द्वारा आमाशय में आता है। यहाँ HCl और अन्य जो पाचक रस निकलते हैं भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। यह HCl वहाँ का माध्यम को अम्लीय कर देता है और भोजन में आए हुए जो भी रोगाणु या कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है, और यहाँ भोजन का पाचन क्रिया होती है। उसके पश्चात भोजन आगे जाके क्षुद्रांत में पहुँचता है। यह क्षुद्रांत हमारी 7.5 मीटर लंबी होती है। क्षुद्रांत अग्नाशय और यकृत से कुछ रस स्त्राव प्राप्त करती है और उसके अलावा इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। यकृत जो है यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है। यह आकृत उदर के दाहिनी भाग में यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्त्रावित करती है जो एक थैली में जाके जमा होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। और यह जो पित्तरस स्त्रावित होता है यह वसा के पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पचाने में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाकर उन्हें जटिल से सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर क्षुद्रांत में आंशिक रूप से पचा भोजन नीचे वाले भाग में पहुंचता है। रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्षुद्रांत में जो भोजन का अवशोषण होता है इस प्रक्रिया को, और बृहदांत्र में यानी बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, ये प्रक्रिया हम पूरी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इन भागों को अच्छे से पढ़िए और समझिए, और जो समझ में ना आए उसे हम मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।